नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अमेरिकी सेना ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ये अमेरिका की बहुत बड़ी जीत है। जीत जब मैं कह रहा हूं तो कोई ऐसा नहीं है कि ईरान को हरा दिया है अमेरिका ने और युद्ध जीत लिया है। ये सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल विक्ट्री है जब से ये युद्ध शुरू हुआ है 28 फरवरी से, उसके बाद से पहले दिन को छोड़कर, जब IRGC के और उसके अलावा पॉलिटिकल लीडरशिप जो थी उन सबको तबाह किया, 50 लोगों को करीब मार दिया था इजराइल ने। उसके बाद से ये दूसरी सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक बढ़त है, जीत है अमेरिका की और इजराइल की। 3 अप्रैल को अमेरिका का फाइटर जेट 15E उसको ईरान ने मिसाइल से मार गिराया। उसमें 2 लोग थे, एक पायलट था, दूसरा जो था मिलिट्री इक्विपमेंट यानी हथियार रखने और उसकी व्यवस्था करने वाला पायलट था। दोनों इस फाइटर जेट से इजेक्ट कर गए। पहला जो पायलट था उसको तो अमेरिका ने तुरंत निकाल लिया, लेकिन दूसरा जो पायलट था उसका पता नहीं लग रहा था। और आपको बता दें कि ये जो फाइटर जेट के पायलट होते हैं इनके पास 48 घंटे की सिर्फ रसद होती है, खाना पानी, कुछ हथियार होता है और हथियार में भी जो है मुख्य तौर पर पिस्टल होती है अपने बचाव के लिए। इनको दुश्मन से बचने की ट्रेनिंग दी जाती है। सभी देशों में होता है और अमेरिका में जिस तरह से होता है और वो कितना सक्षम है इसका उदाहरण ये घटना है। दूसरा पायलट घायल भी था और आप समझ रहे हैं कि ईरान का जो भूगोल है वो किस तरह का है, उसमें छिपना। और उस समय जब ईरान की पूरी फौज लगी हुई हो, IRGC लगी हुई हो उसको खोजने में, ये एकदम से दोनों देशों की सेनाओं के बीच में एक प्रतियोगिता या कहें एक रेस चल रही थी, कौन पहले पहुंचता है। दूसरे पायलट की स्थिति ये थी कि हर घंटे दुश्मन की फौज नज़दीक आ रही थी। ईरान ने इनाम की घोषणा कर दी थी जो इस दूसरे पायलट को खोज लेगा। ईरान इस पर बहुत इतरा रहा था 2 दिन से कि हमको पाषाण युग में भेजने की बात कर रहे थे और अपना पायलट नहीं बचा पा रहे। अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था। इस सर्च और रेस्क्यू मिशन में अमेरिका के कई दर्जन फाइटर जेट लगे, कई 100 कमांडो लगे, हेलीकॉप्टर्स लगे और उन सब ने खोज शुरू की। जो भी फाइटर जेट होता है उसके पास कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट फ़ोन होता है और इसके अलावा जो है अपने बेस को भेजने के लिए सिग्नल होता है, एक इक्विपमेंट होता है जिससे सिग्नल जाता है, जिससे लोकेट कर सके उसके देश की सेना उसको। इस सब के बावजूद इतने बड़े बियाबान में, रेगिस्तान में, जहां ईरान की फौज और ईरान के नागरिक उस पायलट को खोज रहे हों, वहां से निकाल कर लाना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा कि वी गॉट हिम, हम निकाल लाए हैं अपने पायलट को, दूसरे को भी, वो घायल है लेकिन ठीक हो जाएगा। और कहा कि ये बहुत बहादुर योद्धा है। उन्होंने कहा पूरी दुनिया को अमेरिका ने बता दिया कि अमेरिकी फौज की ताकत क्या है। दुनिया के सैनिक इतिहास में ये अपने आप में अभूतपूर्व घटना है। अगर एकमात्र नहीं तो ऐसी घटनाओं की संख्या शायद उंगलियों पर भी गिनना मुश्किल होगा कि दुश्मन की टेरिटरी से अपने पायलट को सुरक्षित निकाल लाना बिना किसी नुकसान के। अमेरिकी फौज को कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। तो ये दूसरा पायलट जो है घायल होने के बावजूद ईरानियों को छकाता रहा, उनकी सेना को IRGC लगी हुई थी और पूरा देश एक तरह से कहिए, कम से कम उस इलाके के लोग लगे हुए थे उसको खोजने में। तो जो सबसे बड़ी ताकत है ईरान की, उसकी भौगोलिक स्थिति, उसी ने इस पायलट मदद की। रेगिस्तान, पहाड़ियाँ, गुफा, उसको छिपने में मदद की। और जैसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ ईरानी सेना ने हमला करना शुरू कर दिया। उनको ये अंदाज़ा हो गया था कि अमेरिका को ये पता चल गया है कि उनका अब दूसरा पायलट कहाँ पर है। इसके बावजूद अमेरिका निकाल कर लाया और ईरान कुछ नहीं कर पाया। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि 48 घंटे बचे हैं ईरान के पास। उन्होंने 6 अप्रैल तक का समय दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो, जो समझौते का प्रस्ताव दिया है उसको मान लो। अब ट्रंप ने कहा है कि कहर बरपेगा इस 48 घंटे की डेडलाइन खत्म होने के बाद ईरान पर। ईरान जो लगातार कर रहा है उसने पलटकर धमकी दी है
कि अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया अमेरिका ने तो जहन्नुम के दरवाजे अमेरिकियों के लिए खुल जाएंगे। अब आप देखिए ईरान की जो स्थिति है इस समय, उसकी नौसेना पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि ये जो ज़मीन पर युद्ध हो नहीं रहा तो इसलिए थल सेना का जो है कोई भूमिका, कोई रोल नहीं है। उसकी वायुसेना ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उसका एयर डिफेंस सिस्टम का कुछ हिस्सा बचा हुआ है। मिसाइल्स बची हुई हैं, अंदाज़ा अलग अलग है कि 15% बची है, 20%, 25%, तो 15 से 25% के बीच में उसकी मिसाइल्स बची हैं, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है। दूसरा उसके ड्रोन, जहाँ ड्रोन बनते हैं, मिसाइल्स बनती हैं, उन फैक्ट्रीज़ पर लगातार इजराइल और अमेरिका हमला कर रहे हैं। मिसाइल लॉन्चर्स की जो फैक्ट्री थी उस पर इजराइल और अमेरिका ने हमला किया है। तो मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता ईरान की लगातार घटती जा रही है, उसकी ये क्षमता ख़त्म नहीं हुई है। इसलिए आप देख रहे हैं कि वो रह रहकर वो इजराइल पर और उसके अलावा खाड़ी के देशों पर हमला कर रहा है। लेकिन ये स्थिति वो बहुत दिन तक नहीं चला सकता। तो अब ये जो युद्ध है ये एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। ये जो घटना हुई है पायलट के सर्च और रेस्क्यू की, और जिसको सफलता से जो है पूरा किया है अमेरिकी सेना ने, उसके बाद अमेरिका की फ़ौज का हौसला बढ़ा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप को जो एक किक चाहिए थी इस युद्ध में वो मिल गई है। लगातार घर में आलोचना हो रही थी, अब उन्होंने अपील की है कि सारे रिपब्लिकन, सारे डेमोक्रेट्स और पूरे अमेरिकी अपनी सेना पर गर्व करें। ये एक साथ एक होने का समय है। तो जो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी पर उनके प्रभाव पड़ रहा था उसकी काट का उनको एक मुद्दा मिल गया है। ईरान के चंगुल से खींचकर अपने पायलट लेकर आया अमेरिका, और ईरान कुछ नहीं कर पाया। धमकियां देना अलग बात है, कुछ कर पाना अलग बात है। इस सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में अमेरिका को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ये और बड़ी उपलब्धि है। इतने दूर, इतने अंदर तक दुश्मन की टेरिटरी में घुसना और इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देना ये कोई सामान्य बात नहीं है। और इसकी वजह से ईरान की सेना, खास तौर से IRGC का मनोबल बहुत ज़्यादा गिरेगा। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है कि एक लगभग निहत्था और घायल पायलट जो उनके देश में था उसको वो पकड़ नहीं पाए। बहुत से लोग जो ईरान का समर्थन करते हैं वो 2 दिन से कह रहे थे कि अब ईरान इनको पकड़कर जो है वो टीवी पर दिखाएगा, घुमाएगा, पूरी दुनिया को बताएगा कि देखिए ये अमेरिकी पायलट हमने पकड़ लिए हैं। ऐसा कुछ नहीं हो पाया। तो ईरान को इस युद्ध में पहले दिन 28 तारीख को जो सेटबैक लगा था, उसके बाद ये दूसरा सबसे बड़ा सेटबैक है। और इस युद्ध में पहले दिन के बाद अमेरिका और इजराइल के लिए दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो ये युद्ध जो है अब मेरा मानना है कि और घातक होने जा रहा है। अमेरिका और इजराइल के हमले ईरान पर और तेज़ होने वाले हैं। अब ये युद्ध जो है फाइट टू फिनिश वाले मोड में आ रहा है। तो इसमें फाइट ईरान कर सकता है, लेकिन फिनिश भी ईरान ही हो सकता है। इस युद्ध में न तो अमेरिका ख़त्म होने जा रहा है, न इजराइल ख़त्म होने जा रहा है। अगर कोई देश ख़त्म होगा तो वो ईरान होगा कि नहीं वो अलग बात है। लेकिन जो बच जाएगा, अगर बच जाएगा तो वो जिस हालत में होगा वो उस मरीज़ की तरह होगा जो वेंटिलेटर पर है। तो ईरान की स्थिति अभी जितनी है, जो ताकत उसकी बची खुची है, वो आने वाले दिनों में, और मेरा मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते में और बुरी होने वाली है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके ईरान ने पूरी दुनिया को जो ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, उसकी वजह से उसका कोई समर्थक बचा नहीं है, उसके प्रति कोई सहानुभूति जताने वाला नहीं है। 2 देश उसकी मदद कर रहे हैं, रूस और चीन, लेकिन वो उनका भी साहस नहीं हो रहा खुलकर सामने आने की। रूस को ड्रोन की डिज़ाइन बनाकर ईरान ही देता था। ईरान की उस शक्ति का कम होना, उनके उस इंफ्रास्ट्रक्चर का खत्म होना, ये यूक्रेन के लिए बड़े राहत की इस बात है। कुल मिलाकर स्थिति ये बन रही है कि ईरान लगातार घिरता जा रहा है और वो बहुत जल्दी बड़े पैमाने पर बैकफुट पर आने वाला है। उसके देश का जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लगभग ख़त्म हो चुका है। अमेरिका और इजराइल अब जो हमले करेंगे, अभी तक जितने हमले हुए हैं उनसे ज़्यादा घातक होंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ईरान का क्या हाल होगा।
ईरान भले ही पाषाण युग में न जाए, लेकिन ईरान को खड़े होने में दशकों लग जाएंगे। फिर कह रहा हूँ अगर बच गया तो। ईरान की पलटवार करने की क्षमता पूरी तरह से खत्म नहीं होने वाली है। वो छुटपुट हमले करता रहेगा, लेकिन उसकी जो बड़ी ताकत है वो खत्म हो चुकी है। उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, भले ही उसके पास जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसका भंडार उसने छिपा कर रखा हो, वो नष्ट भले ही ना हुआ हो। हालांकि वो अब आरोप लगा रहा है इजराइल और अमेरिका पर कि वो हमारे न्यूक्लियर ठिकानों पर जिस तरह से हमला कर रहे हैं उससे रेडिएशन का खतरा है, और उस रेडिएशन के कारण खाड़ी के देशों को सबसे ज़्यादा खतरा है। यानी उसका यूरेनियम का भंडार भी खतरे में है। और यूरेनियम का भंडार भले ही खतरे में ना हो, उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम कई दशक पीछे जा चुका है। लेकिन फिर जिस बात से शुरू किया था उसको दोहरा रहा हूँ कि ये घटना, ये सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जो अमेरिकी फ़ौजों ने चलाया अपने 2 पायलट्स को निकालने का, वो दुनिया के युद्ध इतिहास में, रक्षा इतिहास में पढ़ाया जाएगा आने वाले समय में। और इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की जो रेटिंग गिर रही थी लगातार अमेरिका में, उस पर भी असर पड़ेगा। अब आप डोनाल्ड ट्रंप को एक नए अवतार में देखेंगे। उनकी आक्रामकता पहले से ज़्यादा नज़र आएगी। उनको मालूम है कि ईरान की शक्ति बहुत सीमित हो चुकी है। अब सवाल इतना ही है कि क्या अमेरिका ईरान के तेल ठिकानों पर, उसके बिजली संयंत्रों पर, उस पर हमला करेगा तो आप समझ लीजिए कि ईरान पलटकर खाड़ी के देशों पर हमला करेगा और उनका तेल और गैस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगा। तो ये लड़ाई जो है क्या स्वरूप लेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तो दिखाई दे रहा है कि ये लड़ाई और बड़ी होने जा रही है। और लड़ाई जब और बड़ी हो जाए, जैसे जैसे बड़ी होती जाती है, वैसे वैसे उसके खत्म होने की संभावना बढ़ती जाती है। ये दोनों बातें याद रखिए कि ये लड़ाई अब अपने चरम पर पहुंचने वाली है, और आप एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के बाद उसके बाद नीचे ही उतरते हैं, तो उसके बाद युद्ध के खत्म होने की संभावना लगातार बढ़ेगी। या कहें कि ईरान की जो मारक क्षमता है वो बहुत हद तक खत्म हो जाएगी। वो नुकसान तो पहुंचा पाएगा, लेकिन वो ब्लैकमेल कर पाएगा, इसमें शक है। लेकिन हमारे लिए, आपके लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। क्या अमेरिका उसे खुलवा पाएगा? हमारे लिए अमेरिका की जीत का यही पैमाना होगा कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा पाता है कि नहीं खुलवा पाता है। पूरी दुनिया को उससे राहत मिलेगी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलता है, वो समुद्री रास्ता अगर सुरक्षित हो जाता है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था उससे प्रभावित हो रही है। तो इसलिए दुनिया भर के देशों की नज़र इसी मुद्दे पर है। ईरान कितने फाइटर जेट अमेरिका के गिरा देता है, इजराइल में किन जगहों पर हमला कर देता है, इजराइल और अमेरिका ईरान का कितना इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट कर देते हैं, ये सब बातें दुनिया के लिए अभी गौड़ है। प्रमुख बात है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना और तेल की कीमतों का नीचे आना। ये 2 बातें तय करेंगी कि दुनिया के बाकी देशों का रवैया इस युद्ध के प्रति क्या होगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।